हाय स्टूडेंट्स, बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के अनिवार्य विषय खाद्य पोषण और स्वच्छता के इस अगले वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसके पहले 6 वीडियोज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, बीच में थोड़ी बहुत अगर व्यवधान होती है तो उसे प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला क्लास। जैसा कि आपको पता है कि बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में, और यह को करिकुलर सब्जेक्ट जो है सभी 6 सेमेस्टर में अलग अलग 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो पहले सेमेस्टर में हमें पढ़ना है खाद्य पोषण और स्वच्छता, जिसका 6 पार्ट इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग 7वां पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग संतुलित आहार पढ़ चुके हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए आप लास्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि हमें पता है कि संतुलित आहार किसे कहा जाता है, तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में तो मेन रूप से कार्बोज, फैट या वसा बोलते हैं, वसा, मिनरल्स यानी कि जिसको बोलते हैं खनिज लवण, प्रोटीन जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन, उसके बाद विटामिन्स, ठीक है। इसके अलावा एक और आवश्यक होता है और वो होता है पानी। तो यह सभी के सभी जो तत्व हैं, अगर आहार में यह उपस्थित है, उपस्थित किस रूप में है, तो इनका जो मात्रा है, इनकी जो मात्रा है और इनकी जो अनुपात है, इनकी मात्रा और जो अनुपात है वह अगर सही है, सही मात्रा में, सही अनुपात में अगर हमारे भोजन में उपस्थित है, तब हम इनको क्या बोलते हैं, तो संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। याद क्या रखना है, इसमें मेन 5 जो होते हैं वह ये हमारे भोजन में होते हैं, और यह 6 वाला जो होता है हम भोजन के साथ भी, अब भोजन में भी इसको लेते हैं। तो यह जो है कार्बोज, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, पानी, इन सभी की मात्रा अगर हमारे भोजन में सही है, मात्रा और अनुपात सही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। लेकिन एक ही भोजन एक व्यक्ति के लिए जो सही होता है या संतुलित होता है, जरूरी नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी सही हो। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक आदमी को शुगर की बीमारी है, तो जो भोजन सभी के लिए संतुलित होगा वह शुगर के मरीज के लिए नहीं है। क्योंकि जब संतुलित होगा तो उसमें कार्बोज होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, और कार्बोहाइड्रेट से शुगर क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि वो सीधे ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाते हैं, जिससे शुगर बढ़ जाता है। तो हम एक साइड में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो संतुलित आहार है वो दूसरे व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वो संतुलित ही हो। यानी कोई ना कोई फैक्टर है जो हमारे संतुलित भोजन को भी प्रभावित करता है, और उस फैक्टर में मेन है उम्र, अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग लिंग, अलग अलग तरह के लोगों, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग स्वास्थ्य, कैसा आपका स्वास्थ्य है, कैसी आपकी क्रियाशीलता है, कैसा जलयाव, किस जलयाव में आप रहते हैं, अब विशेष शारीरिक अवस्था क्या है आपकी। यह जो फैक्टर है, इन सभी फैक्टर के द्वारा हमारा जो संतुलित आहार है वह प्रभावित होता है। तो चलिए एक एक को हम अलग अलग से पढ़ते हैं। जैसे अगर हमारा जो पहला फैक्टर है वह होता है एज, क्योंकि एज जो फैक्टर होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
संतुलित आहार को प्रभावित करने में उम्र का जो फैक्टर होता है वो काफी महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि हम अगर देखें तो जो शिशु होते हैं या फिर वे बालक जो अभी बढ़ते हैं या बढ़ने वाले जो बालक हैं इनको अगर हम देखें तो ये सभी के सभी इस तरह के जो बालक हैं उनको पौष्टिक तत्व, इनको क्या चाहिए, पौष्टिक तत्व चाहिए। और पौष्टिक तत्व क्या होता है भोजन में? वही ऊर्जा प्रदान करने वाला, जैसे कि कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, फैट, इस तरह के जो है उनका एक संतुलित बैलेंस्ड होना चाहिए हमारे भोजन में, जिससे कि इनके बढ़ने में किसी तरह का व्यवधान न पैदा हो। अब अगर हम आगे देखें तो इसी के क्रम में जैसे शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। अब ये सब है इस उम्र में जो एज है, यानी कि जो शरीर का फिजिकल ग्रोथ है, यानी कि जिसको हम वृद्धि कहते हैं, यह बहुत तेजी से होता है। वृद्धि क्या होता है? बहुत तेजी से वृद्धि होता है। और वृद्धि होने के कारण इसमें हमें ऊर्जा की और अन्य सभी पौष्टिक आहारों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। जैसे अगर हम शैशवावस्था में सभी अवस्थाओं से देखें तो अधिक विकास होता है। शारीरिक वृद्धि जो होती है सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो शैशवावस्था में होती है। अब शारीरिक वृद्धि का क्रम अगर देखें तो तभी हमें को स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 0 से 12 माह का अगर क्रम देखें, 0 से 12 माह का जो क्रम है, इसको अगर 2 भाग में हम बांट दें तो पहले 6 महीने का जो ग्रोथ होता है, पहले 6 महीने का अगर ग्रोथ होता है तो इसको देखेंगे तो जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 3 किलो का होता है। लेकिन अगले 6 माह में वह 6 केजी का हो जाता है। अब सोचिए, इसका जो वजन है मात्र 6 महीने में दोगुना हो जाता है। अब दोगुना होता है तो इसको अधिक से अधिक उस हिसाब से हमको पौष्टिक आहार देनी पड़ती है। अगर फिर 6 महीना की अगर बात करें, अगले 6 महीने की बात करें, यानी 12 महीने में से अगले 6 माह की बात करें तो अब यह 9 केजी का हो जाता है। कितने केजी का हो जाता है? तो 9 केजी का हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पे हमें बैलेंस डाइट और ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है। अगर हम 12 माह तक के बालक अपने जन्म के वजन से, अब यहाँ हम अगर जन्म के वजन को देखें तो इससे यह कितना गुना हो गया? तो इससे यह 3 गुना हो गया। इससे क्या हो गया? 3 गुना हो गया। यानी कि जब जन्म होता है बच्चे का और बच्चा 1 साल का जब होता है तो अपने वजन से 3 गुना हो जाता है, यानी 9 किलो वजन प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भी 1 से 5 वर्ष की उम्र तक बालक का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। इसके बाद भी 1 से लेकर 5 वर्ष तक बालक का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। इतना तीव्र गति से होता है कि इस समय हमें अधिक से अधिक पौष्टिक आहार हमें देनी पड़ती है। अगर प्रौढ़ावस्था की बात करें, अगर हम बात प्रौढ़ावस्था की बात करें तो इसमें भी शारीरिक बढ़वार है, यानी कि अब शरीर जो होता है वो बढ़ता नहीं है। यानी कि जब शरीर नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे पौष्टिक आहार हमें देने की जरूरत नहीं है जो इस शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है। लेकिन इस उम्र में शरीर में टूट फूट बहुत होती है और टूट फूट बहुत होने के कारण अब टूट फूट को मेंटेन कौन करता है? तो टूट फूट को मेंटेन करता है प्रोटीन। टूट फूट की प्रोटीन मेंटेन कौन करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से इनका जो भोजन का
सिस्टम है वो अलग हो जाता है और उनको अलग तरह के भोजन देने पड़ते हैं। अगर हम यही वृद्धावस्था की बात करें, वृद्धावस्था की बात करें, ठीक है, वृद्धावस्था की बात करें तो शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती है इस वृद्धावस्था में भी, लेकिन शरीर की शिथिल और निष्क्रिय हो जाता है। शरीर जो हमारा है वो क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसे में जो हमारा शरीर है, शरीर में इस तरह के हमें भोजन देने होते हैं कि इनकी शिथिलता को दूर करें। वृद्धावस्था में एक और प्रॉब्लम आती है और वो होती है टूट फूट शरीर की बहुत होती है। जो सेल्स टिश्यू के फॉर्म में होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो डैमेज होने के कारण इनकी जो भोजन है उस भोजन में हमें इस तरह से पौष्टिक आहार देनी होती है कि इनके डैमेज को रोक सके। तो प्रौढ़ावस्था में भी हमें भोजन का जो रूप है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अब ऐसे लोगों को जो वृद्धावस्था में है, तो वृद्धावस्था में हम अपने घर अगल बगल के लोगों को देखेंगे कि वृद्धावस्था में क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुकती है, टूट फूट ज़्यादा होता है और उन्हें इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो भोजन में इस हिसाब से हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं। अगला फैक्टर है और वह है लिंग यानी कि जेंडर। जैसे कि भारत में दो तरह के जेंडर या फिर सभी जगह दो तरह के जेंडर की बात होती है। तो पहले हम लोग दो तरह के जेंडर की बात करते हैं। तो उनमें है स्त्री और पुरुष। उस जेंडर में है स्त्री एवं पुरुष। स्त्री और पुरुष है। तो इस दो जेंडर में हम देखते हैं कि सभी स्त्री और पुरुष के जो शरीर की बनावट होती है, जो शरीर की बनावट होती है, शारीरिक बनावट, वो दोनों के डिफरेंस होता है और यह जन्म जात होता है। जन्म जात होता है यानी कि इनकी बनावट अलग अलग होती है। साथ में आकार, भार, क्रियाशीलता आदि जो होते हैं, आकार, भार, क्रियाशीलता आदि जो होते हैं, इन सभी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इन कारणों से दोनों की भोजन मांगों में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान है, इससे यह भी सिद्ध हो चुका है कि जैसे 10 या 12 साल के वर्ष तक के जो दोनों बालक हैं और बालिका हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दोनों को एक ही तरह की भोजन की जरूरत होती है। परंतु इसके बाद 12 वर्ष के बाद बालक और बालिकाओं दोनों की लंबाई, भार और क्रियाशीलता, इनमें बहुत अंतर आ जाता है। या इन्हीं कारणों से पौष्टिक तत्वों की मांग में भी भिन्नता आ जाती है। क्या हो जाती है? मांग में भी भिन्नता आ जाती है। प्रौढ़ावस्था में स्त्री की अपेक्षा पुरुष का शरीर, अगर हम प्रौढ़ावस्था की बात करें तो स्त्री की अपेक्षा पुरुष का जो शरीर होता है, उनके शारीरिक भार, लंबाई, शरीर का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि आकार जो होता है, क्रियाशीलता जैसे कि काम करने की जो क्षमता है, ये सब जो है बहुत अधिक हो जाता है। इसी कारण पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। अधिक पौष्टिक आहार की जरूरत होती है या फिर आवश्यकता होती है। वहीं स्त्री को अगर देखें तो उनको पुरुष की अपेक्षा थोड़ा सा कम जरूरत पड़ता है। पहले लोगों का यह मानना था कि पहले जमाने की हम बात करें तो स्त्री को पुरुष की अपेक्षा अधिक लौह तत्व की जरूरत होती है। लौह तत्व यानी कि आयरन
या लौह तत्व, ठीक है, लौह तत्व या आयरन या इसी को Fe बोला जाता है। यह माना जाता था कि स्त्री को लौह तत्व की आवश्यकता है और यह लौह तत्व जो होता है इसी से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन से ब्लड यानी कि खून या रक्त का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। तो पहले यह प्रचलन था कि जो आयरन है वह केवल स्त्रियों को जरूरत है, क्योंकि स्त्रियों को हीमोग्लोबिन उनमें कम होता है और जिससे कि खून का निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन नए शोध हैं, इसके आधार पर यह पता चला है कि जो आयरन है यह केवल स्त्रियों के लिए नहीं, यह पुरुषों के लिए भी जरूरत है और इसका सभी लोग को इसका अधिक से अधिक अपने भोजन में जितनी आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में वो रखना चाहिए, ठीक है। अब यह जो रक्त होता है यह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है, यानी कि यह रक्त फेफड़े से ऑक्सीजन को सभी सेल्स तक पहुंचाता है और फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसलिए यह रक्त बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य। नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो फैक्टर है, यह स्वास्थ्य का जो फैक्टर है। अब अगर हम बात करें, यदि हम बात करें स्वास्थ्य की, तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की जो मांग होती है, शरीर में जो पौष्टिक तत्व हैं इनकी जो मांग है, इनकी अगर हम मांग की बात करें तो यह स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य यानी हेल्थ पे भी यह क्या करता है? डिपेंड करता है। आपकी कैसी स्वास्थ्य है, कैसी आपकी दिनचर्या है, कैसे आप डेली किस परिवेश में रहते हैं और वहाँ की किस तरह शारीरिक बनावट है, कैसा वहाँ पे कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, ये सब डिपेंड करता है स्वास्थ्य किस हिसाब से है। तो जैसे कि बीमारी में मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं, इस स्थिति में शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है। जब आप स्वस्थ नहीं रहते हैं, बीमार हैं आप, तो बीमार के समय क्या होगा? बीमारी के समय आपकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, आपकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। और जब क्रियाशीलता कम हो जाती है तो आपका जो संयुक्त और बैलेंस जो भोजन है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। कुछ बीमारियों में किन्हीं पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है तो किन्हीं की घट जाती है। कभी कभी जैसे मान लीजिए आपको शुगर की बीमारी हो गई है, तो शुगर की बीमारी में क्या होगा कि आपको कार्बोज की मात्रा कम करनी है भोजन में, आपको चावल नहीं लेना है, ऐसे तत्व नहीं लेने हैं कि जिससे कि आपकी बीमारी और बढ़ जाए। पहले लोगों को ऐसा विश्वास था पहले कि बीमारी की अवस्था में व्यक्ति को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा की अगर हम बात करें तो कम ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब बीमार होता है आदमी तो उस समय जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो पचय है या फिर इसको चयापचय कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो जो मेटाबॉलिज्म है यह बढ़ जाता है, यह दर बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, बुखार, सामान्य बुखार हो जाता है, बुखार यानी कि फीवर हो जाता है, तो ऐसे में शरीर के कोषों एवं तंतुओं में भी बहुत अधिक टूट फूट होती है। जो सेल है यानी कि जो कोष है उसमें और जो टिश्यूज हैं
सेल है और जो टिश्यूज हैं यानी कि जिनको हम उत्तक बोलते हैं, इनमें बहुत अधिक क्या होता है, टूट फूट होती है, बहुत अधिक टूट फूट होती है। अब टूट फूट होने के कारण जो टूट फूट होती है, उस टूट फूट को होने के कारण हमें उसके निर्माण या मरम्मत की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, निर्माण और मरम्मत की जरूरत पड़ती है, और जिसके लिए हमें अधिक से अधिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब अगर हम भोजन के स्वरूप के बारे में देखें तो इसमें अवश्य परिवर्तन आ जाता है। जैसे ठोस आहार के स्थान पर तरल जो भोजन है, तरल आहार दिया जा सकता है। ठोस जो हम देते थे, ठोस के स्थान पे हमें क्या देना है, तरल देना है। तरल क्यों होता है, क्योंकि तरल जो आहार होता है काफी सुपाच्य होता है। तो रोग की स्थिति के अनुसार पौष्टिक तत्व की जो मांग होती है वह निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, तो किस तरह का आपका स्वास्थ्य है। ठीक है। अभी इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने 3 फैक्टर्स पे बात की, उम्र, लिंग और स्वास्थ्य। एज एक ऐसा फैक्टर है जो संतुलित भोजन है उसको प्रभावित करता है। लिंग भी ऐसा है जो संतुलित भोजन को प्रभावित करता है, और हमारा स्वास्थ्य है यह भी संतुलित भोजन को प्रभावित करता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी के जो फैक्टर हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक्स।